यूपीएससी में इसने हमसे पूछा है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल इसमें 2024 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, हाँ जी। जो फार्मर का प्लग है वो वर्किंग कैपिटल नहीं भाई। प्लग हल खर्च हो जाता है क्या? हल खा लेता है क्या फार्मर, या ज़मीन खा लेती है हल को? नहीं। और यान यूज बाई वीवर, यान होता है सूत तो ख़त्म हो जाता है भाई। और पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है। ओनली 2 ठीक है इसके अंदर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था यार 2024 का पेपर, है ना। देन फिर 2022 में इसने पूछा कि विद रेफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसे एक्वायर कर रहे हैं तो वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सही बात है। डेट फाइनेंसिंग ये गलत है इसका। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसिडर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये गलत है, ये है ना। ये देखेंगे बाद में, अभी ये देख लूँगा इस वाले क्वेश्चन को। थोड़ा काम का है। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है। और एक मुझे एक क्वेश्चन पीछे वाला भी देखना है। यहाँ रहा, कमर्शियल पेपर वाला नहीं, ये रहा। अरे यार फट गया। 2020 का क्वेश्चन है ये भी देखना है मुझे, हाउसिंग लोन वाला। दैन फिर आ जाते हैं इस पर, ठीक है। बहुत फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें तुम्हारा टेंजेबल वेल्थ, तो भाई प्लॉट ले लो, ये तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आएगा, ये तो वैसे इनटेंजिबल वेल्थ हो जाएगा। और तुम्हारा ठीक है, ये फिर ये जो एक तो इनटेंजिबल वेल्थ हो गई, है ना। और तुम्हारा एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ, और तुम्हारा एक्वायर नॉलेज स्किल, ये वो हो गया, ठीक है। 2020 में बोला था किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म लोन में फोर्थ हार्वेस्ट एक्सपेंसिव कर सकते हो भाई, है ना। आप ये फैमिली हाउस नहीं बना सकते यार, और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बना सकते आप, ठीक है। आप वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। प्लग इधर ड्यूरेबल, ये पता है प्लग खर्च होता है, प्लग खर्च नहीं होगा। कंप्यूटर ड्यूरेबल है। यान रॉ मटेरियल है जो खत्म हो जाएगा ड्यूरेशन के बीच में। पेट्रोल खत्म हो जाएगा कंजम्पशन के बीच में। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, एम टू प्रोड्यूस टू क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और सबका एंड गोल है ह्यूमन को सेटिस्फाई करना। प्रोडक्शन रिक्वायर प्लान कॉम्बिनेशन, प्रोडक्शन में एक प्लान कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 4 एसेंशियल है प्रोडक्शन के, लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये 3 लोग। और रॉ मटेरियल को हम लैंड में मानेंगे, लेबर को मानेंगे। तुम्हारा एक तो इंटेलेक्चुअल हो सकती है, लेबर कैन भी मैनुअल और इंटेलेक्चुअल बहुत होती है। लेबर में इंक्लूड फैक्ट्री लेबर को भी करेंगे और प्रोफेशनल को भी करेंगे। और वर्किंग ऑफिस कैपिटल में तुम्हारा टूल मशीन को मानेंगे, वर्किंग कैपिटल में तुम्हारा रॉ मटेरियल को मानेंगे, ह्यूमन कैपिटल में तुम्हारा आदमी को मानेंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल को मानेंगे, रिक्वायर लैंड लेबर को मानेंगे। की कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एंड वर्किंग के की कॉन्सेप्ट फिक्स वर्सेस वर्किंग कैपिटल, है ना। फिक्स वर्किंग कैपिटल, ये की कॉन्सेप्ट देख लीजिए। फिक्स कैपिटल होता है जो बहुत सालों तक चले और वो जो प्रोडक्शन के दौरान खत्म ना हो। वर्किंग कैपिटल जो खत्म हो जाती है। प्रोडक्शन इज द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, एवरीथिंग इज लाइफ इन द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को। इस पेज में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। लैंड फिक्स है ना। एग्रीकल्चर भाई, नई लैंड तो ऐड नहीं कर सकते आप। कैपिटल की कमी है। और जो बोरोइंग कैपिटल अगर हायर रेट पे, जो बोरोइंग कैपिटल इज हायर इंटरेस्ट रेट इज अ बैरियर, ठीक है। अब लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है पर रोजगार कम है। मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम में हाथ से काम होता था, स्मॉल टूल का यूज़ होता था, फैमिली बेस्ड डिसीजन होते थे। मॉडर्न में तुम्हारा नई टेक्नोलॉजी है, मशीन है, फॉर्मल फाइनेंस है और लार्ज स्केल इनपुट है। एग्जाम्पल MNC। एडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम एडवांस NCERT। प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द मैक्सिमम आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन है कि मैक्सिमम आउटपुट निकालना गिवन इनपुट से, जो गिवन इनपुट के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम आउटपुट निकालना, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? गिवन आउटपुट से गिवन इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। रिस्ट्रेन टू रिटर्न ऑफ स्केल। अब रिटर्न एक होता है
एफिशिएंसी मैटर। एफिशिएंसी में होता है कि आपने आउटपुट को किस तरह अरेंज किया, कि कैसा कॉम्बिनेशन लगाया कि जिससे आपका जो मिसयूज, जो आपकी इनएफिशिएंसी को कम कर दे। एफिशिएंसी मैटर ये होता है। अब कांस्टेंट ऑफ रिटर्न स्केल, ये इसमें होता है कि आप डबल आउटपुट करोगे, डबल इनपुट करोगे, डबल आउटपुट हो जाएगा। फिर आप में ये होगा कि फिर होगा इंक्रीजिंग ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, डबल इनपुट आउटपुट मोर देन आउटपुट उससे भी ज़्यादा होगा। इनपुट डबल होगा और आउटपुट उससे भी ज़्यादा होगा। मतलब एक तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब दो वहाँ बढ़ा दिया, 2 इनपुट में बढ़ा दिया, 2 आउटपुट में मिल जाएगा। इंक्रीज रिटर्न ऑफ स्केल, रिटर्न ऑफ स्केल में ये है डबल कर दो इनपुट को कर दो डबल, है ना। और इंक्रीज, अगर इनपुट आपका डबल इंक्रीज़ किया है तो आउटपुट डबल से ज़्यादा मिलेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है डबल कर दो इनपुट को और आउटपुट डबल से कम होगा। डिक्रीजिंग रिटर्न इन स्केल, सारी दुनिया इसी उस पर काम करती है ना। ठीक है, फिर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की बात। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल है, आउटपुट आपका डबल है पर इनपुट डबल से कम है। इंक्रीजिंग रिटर्न में है तुम्हारा कि डबल 2 मिलाओगे तो 4, 2 डालोगे तो 4 निकलेगा। कांस्टेंट में 2 डालोगे 2 निकलेगा। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्सेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मेन डिफरेंस, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये कंज्यूमर पे अप्लाई होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होती है प्रोड्यूसर पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है। एक पूरी खाई तो मज़ा आया, 2 पूरी खाई तो और मज़ा आया, 5 खाई तो और मज़ा आया, 6 के बाद ये हो जाएगा भर गया यार, अब नहीं मिलनी चाहिए। 7 के बाद फिर पेट में दर्द, फिर आदमी हाथ जोड़ देगा भैया नहीं। अब डिमिनिशिंग रिटर्न में होता है कि आपने सब कुछ सेम रखा, अदर थिंग सेम है, लैंड भी सेम है, मशीन भी सेम है। अगर आप एक लेबर ऐड करते हो तो आपको कितना फ़ायदा होता है। ऐसे ही आप जब इवन ईच, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा इनपुट कितना मिलेगा। ईच एडेड इनपुट विल एवेंचुअली फॉल। फर्स्ट मतलब एक टाइम तक ऐसा आएगा कि आपको प्रॉफिट तो होगा पर आपका जो रेट है ना वो कम हो जाएगा। जैसे 5% का फ़ायदा हो रहा था, फिर 3% का हो जाएगा, फिर 2% का हो जाएगा, फिर 1% का फ़ायदा होगा अगर आप ऐसे लेबर करते जाओगे, है ना। ये सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों के बीच में अंतर वो देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज अबाउट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन। मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन की बात करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट बात करती है आउट ऑफ प्रोडक्शन का। मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई व्हेन कंज्यूम वन मोर गुड। मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है जब हम एक और गुड को कंज्यूम करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट बात करता है जब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है कि जब आप सारे वेरिएबल सेम होते हैं, जब आप एक लेबर ऐड करते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है। MU इज मार्जिनल यूटिलिटी सब्जेक्टिव, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ऑब्जेक्टिव। विजुअल पैटर्न इन बोथ लो। मार्जिनल यूटिलिटी राइज फास्ट एंड देन फ्लैटन। मार्जिनल यूटिलिटी होती है पहले तेज़ी से बढ़ती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर एक बराबर हो जाती है। मार्जिनल आउटपुट भी तेज़ बढ़ता है, स्लो होता है और वो नीचे भी जा सकता है ना। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कभी नीचे नहीं जाती, पर ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ये नीचे जा सकती है। डिमिनिशिंग रिटर्न एंड प्रोडक्शन स्टेजेस। डिमिनिशिंग रिटर्न इन शॉर्ट रन व्हेन सम इनपुट आर फिक्स्ड एंड प्रोडक्शन एट 3 स्टेज। जब शॉर्ट रन में होता है, जब सारे इनपुट फिक्स हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होगा, आउटपुट धीरे स्लो हो जाएगा। नेगेटिव रिटर्न में आउटपुट धीरे हो जाएगा। फर्म यूजुअली तो फर्म सेकंड स्टेज पे करती हैं कि आउटपुट स्लो हो जाता है, पर नेगेटिवली नहीं जाता। अब वन लाइन each for UPSC MCQ. Diminishing marginal utility, more you consume, less extra satisfaction. Diminishing return, more in output you added, less output you get. ठीक है। MU is consumer logic, MP is producer logic, MU is explain demand, MP is explain production. इलास्टिक ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड में क्या परिवर्तन आया प्राइस इनकम और क्रॉस चीज़ों से। व्हाट इज इलास्टिक ऑफ डिमांड, मतलब हाउ मच डिमांड में कितना परिवर्तन आया।
प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ, इनकम ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। इट इज टेल अस हाउ मच डिमांड चेंज व्हेन प्राइस ऑफ गुड चेंज, मतलब डिमांड में क्या परिवर्तन आएगा जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। इफ़ ए स्मॉल चेंज इन अ प्राइस कॉज बिग चेंज इन डिमांड, अगर प्राइस में छोटा सा चेंज आया है, अगर मम्मी मार क्यों रही हो यार, ठीक है। अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है ना, और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, तो डिमांड इलास्टिक है, फैल जाती है। अगर प्राइस में बड़ा चेंज आया है, अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया और डिमांड में बहुत मामूली चेंज आया, तो डिमांड इनइलास्टिक है। अब टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लेते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक, प्राइस में कुछ भी चेंज आए, डिमांड में कोई, प्राइस बढ़े ऊपर नीचे कुछ भी हो, डिमांड सेम रहेगी। ये होता है नमक ज़्यादा थोड़ी खाने लग जाओगे, है ना। ये इन दवाई थोड़ी ज़्यादा लेने लग जाओगे, और पैरासीटामोल सस्ती हो जाता है, थोड़ी आप दवाई भर भर कर खाओगे। इनइलास्टिक, मम्मी बारिश तेज आ रही है क्या, ठीक है। फिर ये पर इनइलास्टिक होती है भाई प्राइस में। अब पढ़ते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस में कुछ भी चेंज आए, डिमांड भाई वैसी रहती है। अब इनइलास्टिक डिमांड होती है कि डिमांड जब प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। परफेक्टली इनइलास्टिक में कुछ नहीं होता। अब इनइलास्टिक में होता है भाई थोड़ी बहुत डिमांड चेंज कर देते हैं, खुश कर देते हैं इसे। देन फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा यूनिटरी इलास्टिक होता है जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। इलास्टिक डिमांड, प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस में जितना भी चेंज आएगा, या तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिमांड 0 हो जाएगी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड हो जाएगी 0। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी होती है अफेक्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मोर सब्सटीट्यूट मोर इलास्टिक। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट है तो मोर इलास्टिक है ना। अगर नेचर ऑफ गुड, अगर नेसेसिटी के आइटम है, अगर आइटम नेसेसिटी वाले हैं, नेसेसिटी का आइटम है, इनइलास्टिक है ना। नेसेसिटी का आइटम है तो इनइलास्टिक है भाई, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लग्जरी का आइटम है तो इलास्टिक है। हो सकता है भाई लोग ज़्यादा लेना ख़त्म कर दें या वो कर दें। अगर प्रपोर्शन ऑफ, अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो मोर इलास्टिक होगा, है ना। आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो ज़्यादा शेयर स्पेंड कर रहे हो तो मोर इलास्टिक होगा। अगर मान लो आप 90% अपना 60% पैसा उस पर खर्च कर रहे हो, तो भाई कोशिश करोगे भाई अब महंगा हो गया तो और कम कर दें। टाइम पीरियड, ओवर द टाइम पीपल एडजस्ट हो जाते हैं, मोर इलास्टिक इन लॉन्ग टर्म। पीपल एडजस्ट हो जाते हैं और मोर इलास्टिक हो जाते हैं लॉन्ग रन में। इनकम इलास्टिसिटी, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑन डिमांड। टेल अस हाउ मच डिमांड चेंज व्हेन कंज्यूमर इनकम चेंज। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है तो नॉर्मल गुड, अगर गुड नॉर्मल है तो गुड इज़ नॉर्मल गुड। अगर डिमांड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है तो जो नॉर्मल गुड होंगे वो इनकम के मुकाबले कम बढ़ेंगे। अगर नेसेसरी गुड है, अगर इनकम बढ़ी है तो डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल गुड की। नेसेसिटी आइटम की डिमांड धीरे इंक्रीज होगी स्लोली, और लग्जरी आइटम की डिमांड होगी तेज़, है ना। उसकी डिमांड होगी धीरे, उसकी डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ेगी। नेसेसिटी आइटम की धीरे धीरे बढ़ेगी, और जो वैसे आइटम है उनकी तो बहुत तेज़ बढ़ जाएगी लग्जरी आइटम की। इफ़ डिमांड डिक्रीज विद राइजिंग इनकम, अगर डिमांड बढ़ रही है इनकम बढ़ने के साथ में, डिमांड कम हो रही है इनकम बढ़ने के साथ में, तो इसका मतलब गुड लोकल क्वालिटी का है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का ये है कि बोथ गुड आर सब्स्टिट्यूट। टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। बोथ गुड आर कॉम्प्लीमेंट। चाय पकौड़ा, अगर चाय महंगी हो जाए, चाय रस मान लीजिए, अगर चाय पत्ती महंगी हो जाए 1 लाख रुपये किलो, तो लोग फैन खाना छोड़ देंगे, है ना। अगर कोई गुड अनरिलेटेड है तो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इफ़ डिमांड इज़ इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है, प्राइस फॉल, टोटल स्पेंडिंग
इफ़ डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस फॉल होंगे लेकिन टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। तो प्राइस तो गिरेंगे पर टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस फॉल होंगे, आदमी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी। अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, टोटल स्पेंडिंग सेम रहेगी। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस फॉल होंगे, डिमांड स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। अगर डिमांड इनइलास्टिक है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस फॉल होंगे और टोटल स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अगर समरी पॉइंट टू रिमेंबर, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी on price change on price ट्रैप है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑन प्राइस चेंज। अगर खुद की प्राइस चेंज होगा तो टेल सेंसिटिविटी ऑफ बायर, तो बायर तो बता देगा कि सेंसिटिविटी बता देगा बायर की। इनकम इलास्टिसिटी, अगर इनकम चेंज होगी तो बता देगा कि गुड इन्फीरियर है, नॉर्मल है या लग्जरी है। क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है कि जहाँ पर अनलिमिटेड बायर होते हैं, अनलिमिटेड सेलर होते हैं, ईजिली जा सकते हो, सारे एक जैसे हैं, सारे वो एक जैसे हैं। तुम्हारा हर सामान के पास, हर कंज्यूमर के पास, हर बेचने वाले के पास सेम नॉलेज है। और जो बिहेवियर है ना, कोई भी बंदा कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है। और अगर जिस बंदे को ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस को कम करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग रन में कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि नई एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म है। सप्लाई डिसीजन आर मेड वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सप्लाई डिसीजन आर मेड है ना, वेयर प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सप्लाई डिसीजन आर मेड वेयर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सप्लाई ऑफ डिसीजन होता है, डिपेंड करता है कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी है ना। अब मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, सिंगल कम्युनिटी होती है, कोई सब्सिट्यूट गुड नहीं होता। एंट्री पे ब्लॉकेज होता है, फर्म ही प्राइस मेकर होती है, फर्म ही प्राइस टेकर होती है। फेस एंटायर मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। अगर फर्म को ज़्यादा बेचना है तो उसे प्राइस कम करने पड़ेंगे। आउटपुट डिसीजन होता है जहाँ पर मार्जिनल क्या ऊपर पड़ा था ना, मार्जिनल कॉस्ट कितनी होती है, ठीक है। इन शॉर्ट रन और बोथ रन में दोनों में फ़ायदा होता है क्योंकि एक बेचने वाला है। कंज्यूमर एंड अप लेस क्वांटिटी, कंज्यूमर के पास क्वांटिटी कम होती है, इसलिए उसे हायर प्राइस पे करना पड़ता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन से एफिशिएंसी कम हो जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म, लाइक परफेक्ट कंपटीशन होता है। एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्री है ना, फ्री एंट्री एग्जिट होता है। बट प्रोडक्ट होता है डिफरेंशिएटेड बाय ब्रांड, क्वालिटी, फीचर एंड पैकेजिंग, है ना। बाय प्रोडक्ट अलग होता है, उसकी ब्रांड अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, पैकेजिंग अलग होती है, फीचर अलग होती है। फर्म फेस नेगेटिवली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, फर्म होती है वो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व को फेस करती है। नॉट परफेक्टली इलास्टिक, है ना। प्रोड्यूस लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो परफेक्ट वो कंपटीशन से कम प्रोड्यूस करते हैं और चार्ज करते हैं मोर को। शॉर्ट रन के लिए पॉजिटिव होता है, इन लॉन्ग रन के लिए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है क्योंकि नई वो आती हैं, नई वो जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल इनसाइट, डिफरेंशिएशन क्रिएट मोनोपोली एलिमेंट वाइल नंबर ऑफ फर्म इंश्योर कॉम्पिटिटिव प्रेशर। कॉमन इन रियल वर्ल्ड मार्केट लाइक बिस्किट एंड शॉप, सबसे ज़्यादा ये होता है। ओलिगोपोली होता है कि ना
कुछ ही फर्म होती है तो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, उनके प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं, सीमेंट की तरह डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं कार और मोबाइल फ़ोन की तरह। हाई एंट्री बैरियर, क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए, ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। ईच फर्म इज अ डिसीजन, हर फर्म का डिसीजन दूसरी फर्म को इफेक्ट करता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। बिहेवियर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है ना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। फर्म देखती है कि उनकी राइवल फर्म क्या कर रही है। अगर एक फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया और अदर फर्म ने कुछ फॉलो नहीं किया तो पहली फर्म की डिमांड होगी खुल जाएगी। इफ वन फर्म कट प्राइस, अगर एक फर्म ने प्राइस को कट कर दिया और दूसरी फर्म ने नहीं किया तो लिटिल इन द शेयर मार्केट, ठीक है, तो मार्केट में उसका शेयर बढ़ जाएगा। कंक्लूजन, कार्टेल लाइक बिहेवियर इज पॉसिबल, फर्म एक्ट एज अ मोनोपोली, सप्लाई स्पेशल सेल, डुओपोली, ओनली दो फॉर्म होती हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर शार्पर, conceptual insight on competition versus behavior. In perfect competition, market structure is more competitive, but firm does not compete actively. No price control. In imperfect market like oligopoly and monopolistic competition, firm completely freely using price, branding, advertisement. So competitive structure is competitive behavior. अब समरी यूपीएससी के लिए है ये कॉलम थ्री मैचिंग, मैच द कॉलम के लिए कॉलम अब परफेक्ट कंपटीशन में मैनी फॉर्म होती है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, है ना। मोनोपोली में होते हैं वन फॉर्म होती है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, प्राइस मेकर होते हैं, हाई प्राइस होता है और लो आउटपुट होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी फॉर्म होती हैं पर प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, सम प्राइस कंट्रोल, ठीक है। ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म होती है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होता है, प्राइस रिलेटिविटी कॉमन। स्टॉक एंड फ्लो पढ़ने वाले हैं। अब जो स्टॉक एंड फ्लो स्टॉक वेरिएबल होते हैं जो एक पॉइंट पे मेजर किए जाते हैं और एक क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। कैपिटल, वेल्थ, इन्वेंट्री, मनी सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो स्टॉक के वो हैं, कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गई, इन्वेंट्री हो गई, मनी सप्लाई हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। स्टॉक वेरिएबल आर डिफाइंड एट पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल, वेल्थ, इन्वेंट्रीज आर स्टॉक वेरिएबल। जैसे आपकी इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा है, कितनी वेल्थ है, कितनी कैपिटल है, मनी सप्लाई कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, ये सब स्टॉक के उदाहरण है। अब फ्लो वेरिएबल ओवर टाइम में मेजर होते हैं, इनमें रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, जीडीपी कितनी है। फ्लो वेरिएबल पर यूनिट ऑफ टाइम इसमें होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, ये फ्लो वेरिएबल है। अब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लो वेरिएबल। इनकम ऑफ अ कंपनी इज अ फ्लो, इनकम ऑफ अ कंपनी फ्लो है, इनकम ऑफ अ कंपनी फ्लो है ना, मेजर्ड बाय ओवर द ईयर। सेविंग ऑफ अ कंपनी फ्लो है, इनकम से इन्वेंट्री ये स्टॉक है ना। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, ये सब है। कैपिटल, वेल्थ, इन्वेंट्री, मनी सप्लाई, ये सब फ्लो है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, जिसमें एरोस्पेस आएगा और टेरिटोरियल वाटर आएगा, मिलिट्री एम्बेसीज आएगी, मिलिट्री बेस आएंगे, कॉन्सुलेट आएगा, शिप आएगा, एयरक्राफ्ट आएगा, जिसको एक रेसिडेंट ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। की पॉइंट ये रेफर करता है जोग्राफिकल बाउंड्री एक कंट्री की जहाँ पर उसका इकोनॉमिक लॉ अप्लाई होंगे। नॉर्मल रेसिडेंट, अ पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नॉर्मली रेसिड इन अ कंट्री, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई विद इन अ कंट्री। एक्सक्लूड फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन डिप्लोमेट, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एग्जांपल वेज, रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, ठीक है। ये फैक्टर इनकम हो गई। ट्रांसफर इनकम हो गई यूनिलैटरल पेमेंट, ठीक है। पेमेंट विदाउट ट्रांसफर इनकम है जिसमें आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, जैसे इसे हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, है ना। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन और तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बहुत सी बात है। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते क्योंकि कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और जैसे इसके एग्जांपल है इसके फाइनल गुड। अब फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड होता है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए, और पूरी इसकी रीसेल नहीं कर सकते, और ये नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। इंटरमीडिएटरी गुड होता है ये इससे तीसरा प्रोडक्शन हो सकता है, इसे नेशनल इनकम में अवॉइड करते हैं क्योंकि डबल पॉइंट नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, सेपरेटली नॉट काउंटेड, ठीक है। अब नेशनल इनकम देख लीजिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, मतलब जितना हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं
द इकोनॉमी कंसिस्ट हाउस होल्ड एंड फर्म। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में एक तरफ फर्म होती है, एक तरफ हाउस होल्ड होता है। फिर क्या, अब इसने क्या बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो जिसमें एक तरफ फर्म होती है, एक तरफ होती है हाउस होल्ड, है ना। जो हाउस होल्ड, जो द फर्म हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर प्रोडक्शन रिसीव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनकम, ये इनकम करते हैं प्रोडक्शन पे, और फर्म और कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। और ये हाउस होल्ड, ये जो हाउस होल्ड की इनकम होती है वो फर्म का, ये रहा, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड रिवाइव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को करते हैं। फर्म जो सैलरी देती है वो हाउस होल्ड के पास जाती है, और जो हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं वो फर्म के पास आता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी है। तो मुझे तो मैं दूँ एक्सपेंडिचर बाय वन यूनिट बिकम इनकम ऑफ अनदर, ठीक है। ये है नेशनल इनकम एग्रीगेट में एक तो जीडीपी होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस डोमेस्टिक टेरिटरी। एनएनपी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसमें ये हो गया। इस एनडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। जीडीपी से एनडीपी से जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जीडीपी से एनएनपी पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम एनएनपी। अब इसमें जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, है ना, ठीक है। ग्रॉस वर्सेस नेट, ग्रॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेट उसे हटा देता है। डोमेस्टिक इंक्लूड, यार पेन नहीं चल रहा कोई भी, दिमाग खराब हो रहा है ना। डोमेस्टिक इंक्लूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री, डोमेस्टिक में प्रोडक्शन विद इन कंट्री। नेशनल इंक्लूड इनकम एंड अर्न बाय रेसिडेंट, नेशनल में होता है इनकम अर्न बाय रेसिडेंट, ठीक है। इवन फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है। मार्केट वर्सेस प्राइस फैक्टर, मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होती है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होता है और सब्सिडी इंक्लूड होती है। मार्केट में सब्सिडी नहीं आएगी, फैक्टर में सब्सिडी आ जाएगी। मार्केट में सब्सिडी नहीं आएगी, फैक्टर में सब्सिडी आ जाएगी। मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, फैक्टर में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। कन्वर्ट टू मार्केट, अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस पे जाना है तो अगर मार्केट प्राइस से जाना है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, जिसमें से सब्सिडी को प्लस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो मार्केट में जुड़ेगा ना। सब्सिडी तो प्रोडक्शन के दौरान मिल जाएगी, जैसे प्रोडक्शन कर दिया उसके दौरान सब्सिडी मिल जाएगी। जब इनडायरेक्ट टैक्स तो मार्केट में बिकने जाएगा। अगर इस फैक्ट्री में सरकार सब्सिडी दे रही है तो फ़ायदा उठा लेगी। जब बाद में जब वो मार्केट में आएगा तभी तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय अब्रॉड, इसका मतलब है जो विदेशियों ने पैसा कमाया है बाहर से, और जो हिंदुस्तानी पैसा कमाया है बाहर से, और जो विदेशियों ने पैसा कमाया है हिंदुस्तान में, दोनों को माइनस कर दो। वेज एंड सैलरी अर्न बाय अब्रॉड, इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट ये भी होता है, ये हमने अब्रॉड से कमाया है। रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनी फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशन, और इसमें क्या होता है, माइनस कर देते हैं जो भी हमारी इंडियन कंपनी ने जो हमारी रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट इन कंपनीज, जो हमारी कंपनी ने जो बाहर से जो रेसिडेंट, सिंपल सी बात है यार कि जो विदेशियों ने, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ, जो हमारे यहाँ से कमाया है, जो हमारे यहाँ में विदेशियों में कमाया है, जो उन्होंने वो कमाया है। 3 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक वैल्यू एडेड मेथड होगा जिसमें प्रोडक्शन के ईच स्टेज पे जो वैल्यू ऐड की गई है उसको प्लस कर दो, हो जाएगा। इसमें ओनली फाइनल गुड को काउंट किया जाता है, डबल फाइनल गुड को काउंट किया जाता है। वैल्यू आउटपुट वर्सेस वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। ओनली फाइनल गुड को काउंट किया जाता है। डो नॉट इंक्लूड ट्रांसफ़र पेमेंट को नहीं किया जाता। वैल्यू एडेड ऑफ प्रोडक्शन मेथड में ओनली फाइनल गुड को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं किया जाता, और जो वैल्यू प्रोडक्शन के पर उस पर हुई है उसको काउंट किया जाता है। डो नॉट काउंट इंटरमीडिएटरी गुड को काउंट नहीं किया जाता। इनकम मेथड, एड ऑल इनकम
अर्न फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वेज सैलरी, ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग प्रिकॉशन, डो नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम को नहीं करोगे और विंडफॉल टैक्स को नहीं चलोगे, और इंक्लूड सेल ऑन शेयर ऑफ शेयर एंड सेकंड हैंड गुड। इसमें क्या सेल ऑफ शेयर नहीं करोगे इसमें, और सेकंड हैंड गुड का नहीं करोगे इनकम मेथड में, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड फर्म, सबके एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, जिसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब ऐड कर दो। नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इसमें सेकेंड हैंड गुड को नहीं ऐड करोगे, ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड नहीं करोगे, और इंक्लूडेड इम्प्यूटेड गुड, जैसे किसी व्यक्ति ने इंक्लूडेड, जैसे अगर उसने खुद का मकान ले रखा है तो उसको आप ऐड करोगे। रिलेटेड इनकम कॉन्सेप्ट, पर प्राइवेट इनकम होती है जो प्राइवेट बंदा कमाता है, इनकम अर्न बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम भी आती है प्राइवेट इनकम में, ठीक है। ये पूछेगा कि प्राइवेट इनकम में ट्रांसफ़र इनकम आती है, हाँ जी आती है। अब एक इसमें पूछेगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जब होती है जब उसमें से आप कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देते हो, प्राइवेट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग कर लेते हो। पर्सनल डिस्पोजल इनकम जब आती है जब आप पर्सनल टैक्स माइनस कर देते हो, ठीक है। नॉमिनल रियल, जो नॉमिनल होती है वो करंट प्राइस पे होती है, और नहीं नॉमिनल होती है जो करंट प्राइस पे होती है, जो रियल होती है वो बेस प्राइस पे होती है। जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को बताता है, ठीक है। थैंक यू।